नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली ऑनलाइन फॉर एग्जाम्स 31 जुलाई 1 एंड 2 अगस्त 2022। देखिए, कल कुछ काम की वजह से मैं ऑनलाइन बना नहीं पाया, इसलिए आज आपको 3 दिन के ऑनलाइन मिल रहा है, संडे, मंडे और ट्यूसडे का। तो चलिए चेक करते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। देखिए, आप सबको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 चल रहा है बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में। इस बार 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है दोस्तों। 4 साल में एक बार होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। वैसे कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस के बारे में आपने सुना होगा, जो अर्स्टवाइल ब्रिटिश कॉलोनीज है वही है कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस में। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स एक मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नेशनल गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मिलता। ये अलग सा एक बॉडी है जो इस इवेंट को एडमिनिस्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, इसे फ्रेंडली गेम्स भी बोलते हैं दोस्तों। और 1930 से लेकर 1950 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोलते थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस जो है वो एस्टवेल ब्रिटिश एम्पायर थे ना, तो इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोलते थे 1930 से लेकर 1950 तक। फिर 1954 से लेकर 1966 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते थे। फिर 1970 से लेकर 1974 तक इट वॉज नोन एज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, और आज केवल कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जिसमें ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट करता है। और इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है दोस्तों, इसका एक सिग्निफिकेंस ये है, वीमेंस क्रिकेट भी इंक्लूडेड है, ध्यान दीजिएगा। और अभी तक इंडिया काफ़ी सारे मेडल्स जीत चुका है दोस्तों। इंडिया का संकेत सरगर सबसे पहला मेडल जीता था, सिल्वर मेडल इन द मेंस 55 किलो इवेंट विद अ टोटल ऑफ 248 किलो। इन्होंने टोटल 248 किलो का वेट उठाया था और उन्हें सिल्वर मेडल मिला। और मीराबाई चानू, ये न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा, इन्हें पहला गोल्ड मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का। बेसिकली इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू जीती है। फिर इंडिया का वेट लिफ्टर गुरु राजा पुजारी को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। फिर अनदर वेट लिफ्टर ऑफ इंडिया बिंद्या रानी देवी, इन्हें भी सिल्वर मेडल मिली है विमेंस 55 किलो कैटेगरी में। और भी कई सारे मेडल्स है दोस्तों। जैसे ये गेम्स पूरा खत्म हो जाएगा, हम अलग से आपको अपडेट कर देंगे। अगला है पार्ले इज स्टिल इंडिया टॉप एफएमसीजी कंपनी। एफएमसीजी मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। देखिए, ऐसे गुड्स जो मार्केट में बहुत फास्टली मूव होता है, मतलब कंज्यूमर्स जो है इन प्रोडक्ट्स को बहुत जल्दी कंज्यूम करते हैं और फिर खरीदते हैं। और इन गुड्स का जो कॉस्ट है दोस्तों, ये रिलेटिवली कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स, सिगरेट्स, बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप, ये सारे एफएमसीजीज का एग्जाम्पल है। तो रिसेंटली कांटार इंडियाज एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट रिलीज हुआ था। इसमें पार्ले को टॉप पोजीशन मिला है दोस्तों। पार्ले को पिछले 10 साल से टॉप पोजीशन मिल रहा है दोस्तों। ये 11 टाइम है जो पार्ले टॉप पोजीशन में आया है। वैसे पार्ले जी बिस्किट्स के बारे में आपने सुना ही होगा, वन ऑफ द मोस्ट वेल लाइक्ड ब्रांड है दोस्तों बिस्किट्स में। तो ये जो एनालिसिस है, इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर रीच पॉइंट्स, जिसे सीआरपीज बोलते हैं दोस्तों। सीआरपी मतलब क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल परचेज मेड बाय कंज्यूमर्स एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस परचेजेस आर मेड इन ए कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में कितने एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स ने परचेज किया और कितनी बार परचेज किया, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब बताते हैं दोस्तों कंज्यूमर रीच पॉइंट्स जो है। इसे ये भी पता चल जाता है दोस्तों एक ब्रांड कितना फेमस है, लोग उस ब्रांड को कितना पसंद करते हैं। तो ये सब सीआरपी से पता चलता है। ठीक है, तो ब्रांड फुटप्रिंट 2022 covered brands with food, home care, health and beauty, beverages, dairy, measuring over 400 brands and 98 billion CRPs। ठीक है, तो फूड सेक्टर से होम केयर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ब्यूटी सेक्टर, बेवरेज सेक्टर, डायरी सेक्टर, ये सबसे 400 ब्रांड का एनालिसिस किया था। इसमें से पार्ले का टॉप पोजीशन आया है दोस्तों। अगला है इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अनाउंस किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप में फर्स्ट एवर इंडिया हाउस सेटअप करेंगे एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। आप सबको पता होगा अगला ओलंपिक्स होने वाला है फ्रांस का कैपिटल पेरिस में। उधर टीम इंडियन कंडीजन के लिए फर्स्ट एवर इंडिया हाउस सेटअप करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है ना। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में आपने सुना होगा, जिसे आईओसी भी बोलते हैं। आईओसी 23 जून 1894 में क्रिएट हुआ था। इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स दोनों ऑर्गेनाइज करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आफ्टर एवरी 4 years।
IOC एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, बेसिकली ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट कराना एंड सारे एफिलिएटेड मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस को एंकरेज करना और ओलंपिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना, ये सब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ऑब्जेक्टिव्स है। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 140th सेशन अगले साल मुंबई में होने वाला है दोस्तों। इससे पहले भी एक इंडियन सिटी में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ था, वो कौन सा सिटी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे 2024 समर ओलंपिक्स के बारे में ऑफिशियली गेम्स ऑफ द 32nd ओलंपियाड बोलते हैं या फिर पेरिस 2024 आप बोल सकते हो। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस का कैपिटल पेरिस में होगा दोस्तों ओलंपिक्स 2024। वैसे दो ओलंपिक्स है, एक होता है समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स में करीब 206 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, और विंटर ओलंपिक्स में केवल 91 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। अगला है एग्रीकल्चर सेंसस। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर 11th एग्रीकल्चरल सेंसस लॉन्च किया है टू कलेक्ट डाटा ऑन वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग ऑपरेशनल होल्डिंग्स। देखिए एग्रीकल्चरल सेंसस मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए एक एक फार्मर के पास कितने ऑपरेशनल होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग्स का एरिया क्या है, साइज क्या है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड यूज, टेनेंसी, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब डाटा कलेक्ट करेगा एग्रीकल्चरल सेंसस के थ्रू। देखिए जब गवर्नमेंट के पास डाटा होगा उसी के हिसाब से वो अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चरल सेंसस जो है बहुत ज़रूरी है अगर गवर्नमेंट को फार्मर्स का जो इनकम है इसे इंक्रीज करना है या फिर स्मॉल फार्मर्स को अगर ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। नाउ इसका काम अगस्त 2022 में शुरू होगा। वैसे एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में एक बार होता है दोस्तों, और 11th एग्रीकल्चरल सेंसस एक्चुअली पिछले साल होना चाहिए था पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये हुआ नहीं था। नाउ 1970-71 से एग्रीकल्चर सेंसस स्कीम चल रहा है दोस्तों, और उसके बाद जितने भी एग्रीकल्चर सेंसस हुआ उसके लिए बेस ईयर या फिर रेफरेंस ईयर आप बोल सकते हो 1970-71। तो 1970-71 का जो डाटा था उसी से कंपेयर करके बताते हैं कि कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, कैसे कैसे चेंजेस हुआ, ठीक है। नाउ अभी तक 10 एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट हुआ है दोस्तों, लेटेस्ट एडिशन हुआ था 2015-16 में, तो 5 साल के बाद फिर से ये होगा। नाउ agriculture census is being conducted in India on the basis of guidelines of decennial world census of agriculture। देखिए decennial world census of agriculture फॉर्मुलेट किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है। तो इनका डेसेनियल वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर के गाइडलाइंस के बेसिस पर ये एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब क्या होता है, बेसिकली ये सेंसस कंडक्ट कराने का जितना खर्चा होगा ना ये पूरा सेंटर बियर करेंगे, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है, सेंटर का स्कीम रहेगा पर स्टेट्स को इंप्लीमेंट करना है, और फंड शेयरिंग भी रेशियो बेसिस पे होगा। सेंटर कुछ परसेंटेज पैसे दे देंगे पर स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे लेना पड़ेगा। पर ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। वैसे ये जो एग्रीकल्चर सेंसस स्कीम 2007-8 तक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी खर्चा था, पर 2007-8 से ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बदल दिया, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठा लेंगे। अगला है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। प्रणय कुमार वर्मा IFS इन्हें एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश अपॉइंट किया है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। प्रणय कुमार वर्मा जी प्रेजेंटली एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है दोस्तों। वैसे एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के बीच में डिफरेंस क्या है मैंने आपको पहले भी बताया है और एक बार बता देता हूँ। वैसे पोस्ट दोनों सेम है दोस्तों, नाम में डिफरेंस है। जितने अर्स्टवेल ब्रिटिश कॉलोनीज थे उधर के जो टॉप डिप्लोमेटिक ऑफिशियल है उन्हें आप हाई कमिश्नर बोलते हैं। जैसे कि बांग्लादेश एक अर्स्टवेल ब्रिटिश कॉलोनी था, आपको पता है, इसलिए बांग्लादेश में हमारा जो टॉप डिप्लोमेटिक ऑफिसर होगा उन्हें हम हाई कमिश्नर बोलेंगे, और उधर जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है या फिर मिशन है उसे हम क्या बोलेंगे, हाई कमीशन बोलेंगे। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उधर जो हमारा टॉप डिप्लोमेटिक ऑफिसर है उन्हें हम एम्बेसडर बोलेंगे, और ऑफिस को क्या बोलेंगे, एम्बेसी बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के लिए एम्बेसडर है पर बांग्लादेश के लिए हाई कमिश्नर है, रशिया के लिए एम्बेसडर है पर ऑस्ट्रेलिया के लिए हाई कमिश्नर है। तो जितने अर्स्टवेल ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रीज थे उधर हम
हाई कमिश्नर बोलते हैं, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज को एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है। और एक डिप्लोमेटिक ऑफिस रहता है दोस्तों अलग अलग कंट्रीज में, वो है कॉन्सुल जनरल, और ऑफिस का नाम है कॉन्सुलेट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली एम्बेसी या हाई कमीशन के नीचे रहते हैं दोस्तों। एक देश में एक से ज़्यादा कॉन्सुलेट हो सकता है, मतलब एक देश में कई सारे एरियाज में हमारा इंडियन डायस्पोरा रहते होंगे, तो उनके वेलफेयर के लिए हम अलग अलग कॉन्सुलेट्स एस्टैब्लिश करते हैं। और जो कॉन्सुल जनरल होगा ना, ये कोई IFS ऑफिसर वगैरह नहीं होगा, उधर जो इंडियन कम्युनिटी होगा ना, उनमें से एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे एंड एज कॉन्सुल जनरल अपॉइंट करेंगे। ये सब मैं पिछले क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया है वैसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एम्बेसी या हाई कमीशन हमेशा कैपिटल सिटी में रहेगा कोई भी कंट्री का, और एक कंट्री में एक ही रहेगा। पर ये जो कॉन्सुलेट्स है एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे जैसे इंडियन डायस्पोरा अलग अलग एरियाज में रहते होंगे, उसके हिसाब से ये जो कॉन्सुल जनरल है ये भी एक से ज़्यादा हो सकता है। बेसिकली देखिए होता यह है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल रशिया बहुत बड़ा है। अब रशिया में कई सारे इलाकों में इंडियंस रहते हैं, कई सारे इंडियंस है जो बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनका गवर्नमेंट के साथ एक लिंक बनाने के लिए बेसिकली हम अलग अलग कॉन्सुलेट्स सेटअप करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ फेमस स्पोर्ट्स मेला इन इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है दोस्तों, जो किला रायपुर विलेज में होता है, 15 किलोमीटर साउथ ऑफ लुधियाना पंजाब। इसे रूरल ओलंपिक्स भी बोलते हैं दोस्तों। ये फेस्टिवल देखने के लिए करीब 1 मिलियन पीपल पहुंच जाते हैं दोस्तों, और मोर देन 4000 स्पोर्ट्समैन एंड वीमेन पार्टिसिपेट करते हैं किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। फिर देखिए चंपकुलम मूलम बोट रेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वल्लम कली है इन केरला स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। वल्लम कली मतलब आपने सुना होगा ना दोस्तों, स्नेक बोट रेस करके। तो चंपकुलम मूलम बोट रेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्नेक बोट रेस है जो केरला में होता है, ठीक है। फिर जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के बारे में आपने सुना होगा, जिसे मरु महोत्सव भी बोलते हैं। ये गोल्डन सिटी में होता है एट पोखरान विलेज इन जैसलमेर राजस्थान, ठीक है। 4 दिन का एनुअल इवेंट है। और फिर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये गुजरात में होता है दोस्तों। काइट फेस्टिवल जो अहमदाबाद में होता है वो सबसे फेमस है दोस्तों। इसे उत्तरायण और मकर संक्रांति भी बोलते हैं दोस्तों। एंड द फेस्ट ऑफ काइट सेलिब्रेट्स द रिट्रीट ऑफ विंटर सीजन, विंटर सीजन का रिट्रीट को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों ये जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। अगला है एक्सरसाइज विंडबैग्स एंड अल नजाफ फॉर 2022। 4th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाफ 4 शुरू हो चुका है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान में। अगस्त 1 से लेके अगस्त 13, 2022 तक ये कंडक्ट होगा। इंडियन आर्मी की तरफ से 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन पार्टिसिपेट करेंगे, एंड रॉयल आर्मी ऑफ ओमान की तरफ से सुल्तान ऑफ ओमान पैराशूट रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। और एक मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों, 3rd एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज विनबैक्स 2022। ये चांदी मंदिर हरियाणा में कंडक्ट होगा अगस्त 1 से अगस्त 20 तक। साथ साथ में दोनों कंट्रीज का मैप भी देख लेते दोस्तों। ओमान एक छोटा सा कंट्री है वेस्ट एशिया में। ईस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, नॉर्थर्न साइड में गल्फ ऑफ ओमान है। और बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सा है दोस्तों? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया एंड यमन। वियतनाम देखिए एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ईस्टर्न साइड में साउथ चाइना सी है। वैसे साउथ चाइना सी के ऊपर वियतनाम भी अपना क्लेम करता है, पर चाइना जो है 9 क्लेम लेके बैठा हुआ है। ये सब हमने कई बार डिस्कस किया था। वियतनाम के बॉर्डर कंट्रीज देखिए दोस्तों बहुत है, चाइना है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ठीक है। एंड वियतनाम के साउथर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में साउथ चाइना सी है। वियतनाम का कैपिटल है हनोई। वैसे ओमान का कैपिटल है मस्कट। अगला है वेस्ट बंगाल टू गेट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। ममता बनर्जी लेड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये डिसाइड किया है 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करने के लिए। तो इससे वेस्ट बंगाल का टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा 30, पहले 23 थे। तो 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सा है दोस्तों? सुंदरबन, इच्छेमाटी, रानागढ़, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर एंड बासिरहट, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करने का जो पावर है दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। स्टेट गवर्नमेंट्स चाहे तो नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट कर सकता है, पुराने डिस्ट्रिक्ट्स को अबॉलिश कर सकता है, बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है। इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स नए डिस्ट्रिक्ट्स अगर क्रिएट करना है या फिर अबॉलिश करना है, कुछ भी करना है, तो 2 तरीका है। एक है थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर,
दूसरा है बाई पासिंग ए लॉ इन द स्टेट असेंबली। अब देखिए स्टेट असेंबली में लॉ पास करना थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, सीधा सीधा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू करते हैं और ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन भी इशू करते हैं, काम खत्म। ठीक है, तो देखिए छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होने से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गवर्नेंस होगा, ये बात आपको पता है। एंड द सेंटर हैज नो रोल टू प्ले इन द अल्टरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और क्रिएशन ऑफ न्यू वंस। स्टेट्स आर फ्री टू डिसाइड, स्टेट गवर्नमेंट जितना चाहे डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर देखिए सेंटर का रोल पता है दोस्तों कब आता है, जब रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना हो। इसके बारे में भी वीडियोस अवेलेबल है चैनल में। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट के अंदर जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल की जरूरत है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया में 593 डिस्ट्रिक्ट्स थे। वैसे 2001 एंड 2011 में के बीच में 46 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हुए थे। ठीक है, और 2011 सेंसस के हिसाब से 593 डिस्ट्रिक्ट्स थे। पर 2022 अप्रैल के हिसाब से इंडिया में टोटल ऑफ 773 डिस्ट्रिक्ट्स है। पर 2021 का सेंसस अभी आया नहीं है, रिपोर्ट अभी आया नहीं है, उसके लिए भी टाइम लगेगा। अब तो प्रोसीजर शुरू हुआ है दोस्तों, 2025-26 तक सेंसस 2022 का रिपोर्ट आएगा। हमारे लिए अभी 2011 सेंसस बाइबल है, उसमें जो डाटा लिखा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी देखिए अनऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट के पास, उसे यह पता चला है इंडिया में अभी के हिसाब से 773 डिस्ट्रिक्ट्स है। अगला है चाइनीज रॉकेट ZZ-5B क्रैश लैंड्स इन इंडियन ओशन। ये न्यूज़ तो अब तक आपने सुना होगा दोस्तों, पर कुछ न्यूज़ चैनल में ये लिखा है दोस्तों ये इंडियन ओशन में नहीं, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आके गिरा है। एक बार पता कीजिएगा। देखिए दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। इससे पहले भी इसी तरह इंडियन ओशन में एक चाइनीज रॉकेट आके गिरा था। ठीक है, और ये रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। ये लॉन्च हुआ था 24 जुलाई को। द 25 टन लॉन्ग मार्च 5B Y3 रॉकेट रिटर्न टू अर्थ ऑन 31 जुलाई एंड स्प्लैश डाउन इन द इंडियन ओशन। वैसे ये रॉकेट गया क्यों था दोस्तों? आप सबको पता होगा चाइना का एक स्पेस स्टेशन बन रहा है, तियानगोंग स्पेस स्टेशन। अब ये स्पेस स्टेशन बनने के लिए एक साथ सब कुछ ऊपर नहीं जाएगा, पार्ट्स में जाएगा। तो चाइना ने ऐसा प्लान किया है 3 फेज में पूरे जो रिक्वायर्ड आइटम्स है वो स्पेस पर पहुंच जाएंगे। तो इसका 2 फेज ऑलरेडी हो चुका है, अब और एक फेज बचा हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको शायद 2 दिन पहले का वनलाइनर्स में डिटेल में बताया था। ठीक है, वैसे वो तीनों पार्ट्स का जो नाम है ये भी आपको ध्यान रखना है, मैं भूल गया, एक बार पता कीजिएगा। वैसे अभी के हिसाब से केवल एक ही स्पेस स्टेशन है ऑर्बिट में, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मैनेज कौन करता है? 5 स्पेस एजेंसीज मैनेज करता है। यूनाइटेड स्टेट्स का नासा, रशिया का रोस्कोस्मोस, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान का जैक्सा एंड कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी। वैसे हमारा यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पेस जितेंद्र सिंह साहब ने पार्लियामेंट में यह अनाउंस किया था इंडिया भी अपना पहला स्पेस स्टेशन सेटअप करेंगे 2030 तक। पर इंडिया का जो स्पेस स्टेशन होगा वो एक स्मॉलर साइज का होगा, केवल 20 टन्स का मास होगा। ठीक है, तो इसका डिस्कशंस वगैरह अभी चल रहा है, हो सकता है 2030 तक हमारा भी एक स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में होगा। वैसे हमारा जो गगनयान मिशन है उसी का एक एक्सटेंशन आप बोल सकते हो, ये जो स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान है। वैसे स्पेस स्टेशंस में एस्ट्रोनॉट्स कई दिन तक रहते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट में ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये पता करने के लिए स्पेस स्टेशंस यूज करते हैं। अगला है पॉइंट 5140 एट द्रास नेम्ड एज गन हिल। देखिए तोलोलिंग रिज लाइन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों पॉइंट 5140, ये द्रास कारगिल सेक्टर में है। 1999 कारगिल वार के टाइम पर इंडियन आर्म फोर्सेस पाकिस्तान से ये पॉइंट को रिकैप्चर किए थे। केवल पॉइंट 5140 नहीं, इसके अलावा पॉइंट 5100, पॉइंट 4700, जंक्शन पीक एंड 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स, ये सब हमने रिकैप्चर किए थे। तो आपको पता ही है 1999 कारगिल वार में हुआ था ऑपरेशन विजय, इंडियन आर्म फोर्सेस की विक्ट्री हुई थी, उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए and to pay homage to the supreme sacrifice of the gunners in Operation Vijay, जुलाई 30, 2022 को पॉइंट 5140 इन द्रास कारगिल सेक्टर को रीनेम किया है दोस्तों गन हिल। ध्यान दीजिएगा पॉइंट 5140 अभी से गन हिल नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये मैप देखिए दोस्तों, इधर आपको दिख रहा है दोस्तों पॉइंट 5140 सबसे ऊपर। ये जो रिज है इसका नाम है तोलोलिंग रिज लाइन,
तोलो रिज लाइन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 0.5140 और ये द्रास कारगिल सेक्टर में है। अगला है न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा आईपीएस। ये 1988 बैच आईपीएस ऑफिसर है, तमिलनाडु कैडर के। ही टुक चार्ज एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर रिसेंटली। इससे पहले राकेश अस्थाना साहब थे जिन्होंने रिसेंटली रिटायर किया था। वैसे राकेश अस्थाना साहब का जो अपॉइंटमेंट था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था, ये बात आप सबको पता होगा, हमने काफ़ी बार डेली न्यूज़ में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो संजय अरोरा साहब इससे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस थे। तो साथ साथ में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रेस हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को, जब इंडिया चाइना वार हुआ था दोस्तों। बेसिकली इंडिया चाइना बॉर्डर में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है डिप्लॉयड है। काराकोरम पास इन लद्दाख से लेके जचपला इन अरुणाचल प्रदेश तक आईटीबीपी डिप्लॉयड है, कवरिंग 3488 किलोमीटर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।